आप सब पर सलामती हो। परवीन शाकिर का लिखा हुआ है, शौके रक्स से जब तक उंगलियां नहीं खुलती, पांव से हवाओं की बेड़ियां नहीं खुलती। पेड़ को दुआ देकर कट गई बहारों से, फूल इतने बड़ा आए खिड़कियां नहीं खुलती। फूल बन के सैरों में और कौन शामिल था, शोखिए सबा से तो बालियां नहीं खुलती। कोई मौजाए शीरीं चूम कर जगाएगी, सूरजों के नेजों से सीपियां नहीं खुलती। आधी रात की चुप में किसकी चाप उभरती है, छत पे कौन आता है सीढ़ियां नहीं खुलती। पानियों के चढ़ने तक हाल क्या सुनाए हम, क्या कयामतें गुजरी बस्तियां नहीं खुलती। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक साहब अपने घर के दरवाजे पर बैठे हर आए गए को गालियां दिया करते थे। उन साहब का जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने सारे बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। यह कहना था कि बाप ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बेटे सोच में पड़ गए कि वालिद साहब तो हर आने जाने वाले को गालियां दिया करते थे, अब ऐसा कौन सा काम करें कि लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करें। उन साहब की तदफीन के बाद उनके बेटे दरवाजे पर बैठ के और साथ में एक डंडा पकड़ लिया। अब बेटे हर गुजरने वाले को डंडा भी मारते और साथ में गाली भी देते। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनका बाप बहुत अच्छा आदमी था, वो सिर्फ गाली ही दिया करता था। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत का बोझ नवाज शरीफ पर नहीं है। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को माइनस कर दिया। यानी पहले नवाज शरीफ साहब बरसरे इक़्तिदार रहे, बाद में शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये किया है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, कम होते वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसका बोझ नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है। शायद शहबाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस तरह बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि ये हमारे भी वजीर आजम हैं, उनके वजीर आजम रहे होंगे, इसलिए एक नया बयान ये बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई है। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई अभी हाल में, जिसमें यह बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब भी दिल के आर्जे की अलामत है, शुगर है और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी के बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बायस नवाज शरीफ साहब का मुसलसल चेकअप किया। हमने नवाज शरीफ साहब की पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया और उनको एंजाइना अलामत हैं और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से हमने रोक दिया था। रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मरज की अलामत बढ़ गई तो हमने नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया। उनकी जो एंजियोप्लास्टी थी वो नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को स्टेंट भी डाले गए। ये याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। लेकिन जो शादरा का जलसा हुआ उसके बाद कुछ बातें तब्दील हो रही थी। अब अल्लाह जाने इस रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाने का इस वक्त मकसद क्या है। एक तो उन्होंने जाती तौर पर जब वहां पर आना है तो अपनी रिपोर्ट्स भी बतानी है। साफ नजर आ रहा है कि मरीज को बहुत से मर्ज लाहक हैं, अल्लाह उन्हें बेहतरी की तरफ रूबा सेहत करे। ना तो मरीज को कोई परेशानी वाली बात बताई जाए, ना ही उनका कोई एहतसाब किया जाए, शायद इस तरीके से वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाए। दूसरी तरफ मरीज खुद जंग का नकारा भी बजा चुके हैं। देखिए कि जंग जीती जाती है या मरज जीतता है। वैसे जैसे जैसे हालात लग रहे हैं, शादरा का जलसा, शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में रवां सलूक, तो यह भी मुमकिन है कि 21 अक्टूबर को यह भी कह दिया जाए कि मियाँ साहब की तो तबीयत ही बहुत खराब है जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं, बतौर क्या नाम है इंसान हम दुआ गो हैं इंसानियत के नाते। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। अगर उनके पास विजन है, रूह सेहत हो, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान वापस आए। दूसरी तरफ साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब कहते हैं कि अगला सेटअप जो है वो निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। उन्होंने इस्लामाबाद में जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उनका कहना था कि निगरान हुकूमत के रोज के कामों पर कानून साजी की गई, क्योंकि कोई मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाजिरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। यह हुकूमत दो तरफा फैसलों, मईशत, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स पर फैसले कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में रोजाना के कामों पे कानून साजी के लिए इस अगले सेटअप को निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करना पड़ेगा और वह तस्लीम करेगा भी। उनका यह भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने साकिब निसार से हिफाजती जमानत लेने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा कि मैंने वाजे किया था कि आपने हमसे ज्यादती की और पासपोर्ट कैंसिल किया। उनका कहना था कि सितंबर 2022 में आके कहा था कि डॉलर की कीमत 200 से कम होगी। उस वक्त डॉलर की हकीकी वैल्यू 250, इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि 250 रुपए है। उन्होंने कहा कि सबने मिलकर काम करना है, कोई कुव्वत मुझे नाकाम नहीं देखना चाहती थी। 2017 से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, 3.5 साल में हम पाकिस्तान को एशिया में आगे लाए। अगर धरना ना होता तो मुल्क की मईशत मजीद बेहतर होती। पाकिस्तान 5 साल में पैनामा ड्रामे से 47वीं इकॉनमी बन गया। पाकिस्तान को मिलकर सबने आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को अब G20 का रुकन बनाने का हदफ होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक और एक्सचेंज कंपनीज मुल्क की खातिर सही डगर पे चल रही हैं। पॉलिसी रेट डिमांड के मुताबिक नहीं होता। पीडीएम की हुकूमत थी तो पॉलिसी रेट 28 पे लाए थे। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो आलमी मुआहिदों पर अमल कर रहे थे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चंद शराइत पे स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया था। IMF ने मुआहिदे का दूसरा हिस्सा बर वक्त आगे बढ़ना चाहिए उसको। अब सवाल इसहाक डार साहब से ये होता है कि सर, जब आप बरसर इक़्तिदार थे तो ये जो फैसले आप निगरान हुकूमत के कह रहे हैं ये आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किए। अब निगरान हुकूमत अगर फैसले कर रही है तो वो तो आपको मानना ही पड़ेंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत के फैसले आपकी हुकूमत से बहुत बेहतर है माशी तौर पर अगर देखा जाए। इसके साथ साथ एक और मंजरनामे बात कर लेते हैं। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने सेनेटर अफनानुल्लाह को टीवी प्रोग्राम में तशद्दुद का निशाना बनाने से मुतल्लिक केस में वकील शेर अफजल मरवत की दरखास्त से जमानत कंफर्म कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ निजी चैनल पर सेनेटर अफनानुल्लाह से मार कुटाई करने से मुतल्लिक केस की समाअत जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। वकील सफाई आदिल काजी पेश हुए। उन्होंने कहा कि सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ पहले अलग दरखास्त दी, बाद में दूसरी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी दरखास्त में जो बातचीत की गई उसमें धमकी देने की दफात को भी शामिल कर दिया गया। ट्वीट्स में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को पीटा है। वकील आदिल काजी ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत से किसी किस्म की बरामदगी नहीं की गई। शेर अफजल मरवत ज़ियाबतीस के मरीज हैं, जिस पर जज ने कहा कि शेर अफजल ज़ियाबतीस के मरीज हैं तो प्रोग्राम्स में जाने की बजाय इलाज करवाएं। मुद्दई वकील आदम खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने वीडियो में तस्लीम किया है कि उन्होंने अफनानुल्लाह को मारा। लड़ाई के बाद अफनानुल्लाह को जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत इस बात को भी ज़हन में रखे कि किसने पहले मारा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने अंदराज मुकदमा करवा के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वकील आदम खान ने कहा कि नेशनल टीवी चैनल पे सेनेटर अफनानुल्लाह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि शेर अफजल मरवत ज़ियाबतीस के मरीज हैं, जज्बात में वकूआ पेश आया। मुद्दई वकील ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने कसम खाई कि उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को बहुत मारा। शेर अफजल मरवत ने दौरान समाअत बार बार जज ताहिर अब्बास सप्रा से मुकालमा करने की कोशिश की और कहा जज साहब मेरी भी सुन लें, जिस पर जज साहब ने कहा शेर अफजल मरवत मुझे सुन लो, आप हर जगह प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। जज के रिमार्क्स पे अदालत में कहके लगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शेर अफजल मरवत की जमानत को कंफर्म कर दिया। अब यहां पे बात बताने का मकसद क्या है? मैंने उस दिन भी बात की थी जिस दिन ये वकूआ पेश आया था। मैंने कहा शेर अफजल मरवत साहब को अगर कोई बात पसंद नहीं आई थी तो वो सिर्फ इतना कह के उठ जाते कि अखलाकी तौर पे आप जो बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब देने से कासिर हूं, मेरी अखलाकियात या मेरी तरबियत इसको गवारा नहीं करती। अगर आप इतना कह के भी उठ जाते तो ये आपकी जात के लिए बड़ा होता। और उसको जिस तरह फैंटेसाइज करके बयान किया गया कि मारा पीटा गया और इन्होंने ज्यादा मारा, वो जो बात थी वो गलत थी। दूसरी बात ये कि अफनानुल्लाह साहब ने अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो अफनानुल्लाह साहब को बाइकआउट करके शेर अफजल मरवत को उठ जाना चाहिए था। अब अगर आप वहां पे इसे ये कह रहे हैं कि मैंने ठीक किया तो अदालत के अंदर आपके बयानात मुख्तलिफ है। यानी ये हमारे आमतौर पर प्रैक्टिस में होता है कि एक तरफ आप टीवी चैनल्स के ऊपर बयान कुछ और देते हैं, यानी उसे सियासी बयान के तौर पर शुमार किया जाता है, और उधर अदालतों के अंदर रिमार्क्स कुछ और दिए जाते हैं। अब एक तरफ जिस तरह मियां साहब की वापसी के हवाले से बयान कुछ और बनाया जा रहा है, अदालत के अंदर जो रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है वो कुछ और करवाई जा रही है। एक तरफ सियासी तौर पे बयानिया ये बनाया जाता है कि हमें जिला वतन की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया गया, और दूसरी तरफ अदालत के अंदर ये प्ली ली जा रही है कि मैं मरीज हूं और मरीज होने के नाते मैं इस वजह से अपनी रिपोर्ट्स की वजह से या अपने चेकअप की वजह से पाकिस्तान वापस नहीं आ सका। यानी अगर आपने बात करनी है तो उसका पैराया एक रखे ना, दो राय उसमें क्यों होती है? आप अवाम को कुछ और पहुंचाते हैं, अदालत के सामने प्ली कुछ और रखते हैं। यही पाकिस्तान के अंदर जो दोहरा मयार है, इसी वजह से हमारी जहनीत खराब हुई है। इसी वजह से ये जो जहनी बलूगत है, ये सियासी बलूगत है, उसमें कमी पेश आई है। इसी वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लाहौर में वाकया पेश आया वो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये देखिए कि हमने अपने कारकुनान की या अपने अवाम की किस तरीके से परवरिश की है, उन तक क्या पैगाम पहुंचाया है, अखलाकियात का मायार क्या रखा है कि
अवाम इस बात को भूल बैठते हैं कि हमारे सामने कौन है, उसके साथ किस तरीके से बात करनी है, अखलाक का दामन थाम के रखना है और हमें एक कौम साबित करना है खुद को। ये दोनों तरफ से हो रहा है, किसी एक तरफ से नहीं हो रहा। और ये जो चिंगारी लगाई गई, ये जो बीज बोया गया है, ये हमारे सियासतदानों की तरफ से बोया गया। हमें मुस्तकबिल में ये तमाम तर जो चीजें अभी हो रही हैं, इनसे सबक सीखना है। मुस्तकबिल में जाके अगर इन्हीं चीजों को दोहराते रहेंगे, इसी गिरदाब में फंसे रहेंगे, इसी कुएं के मेंढक बने रहेंगे, या इसी तमाशबीनी के अंदर हम सर्कस के उस मोटरसाइकिल सवार की तरह होंगे जो गोल गोल दायरे में सिर्फ घूमता रहेगा और लोगों को डर रहेगा कि अभी गिरा अभी गिरा। ये अभी गिरने वाले कैफियत से हमें बाहर निकलना है और आगे बढ़ने की, ऊपर जाने की कोशिश करनी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।